नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं टरबाइन ऑक्सिलरीज के बारे में। देखेंगे हमारे टरबाइन में कौन कौन सी ऑक्सिलरीज यूज होती हैं और किसका क्या वर्क होता है। ओके, तो डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं टरबाइन ऑक्सिलरीज के बारे में कि कौन कौन सी हमारी टरबाइन की ऑक्सिलरीज होती है। ठीक ना, तो जनरली जो हमारा ऑक्सिलरी होता है टरबाइन का, वो क्या होता है कि टरबाइन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए टरबाइन ऑक्सिलरी अरेंज किए जाते हैं। ठीक ना, क्या होता है टरबाइन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए for proper working of turbine auxiliary arrange at different location। ओके, क्या होता है कि टरबाइन को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, टरबाइन को प्रॉपर वर्क करने के लिए क्या करते हैं हम टरबाइन में डिफरेंट लोकेशन पे हम जो टरबाइन की ऑक्सिलरीज है उनको अरेंज करते हैं। ओके, तो कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक होता है आपका कंडेंसेट सिस्टम। ओके, फिर आता है आपका ग्लैंड सीलिंग सिस्टम। ओके, फिर आता है आपका इजेक्टर एंड वैक्यूम सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कूलिंग टावर सिस्टम। उसके बाद है आपका टरबाइन ऑयल सिस्टम। ओके, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडेंसेट के बारे में। ओके, कंडेंसेट सिस्टम के ऊपर। ओके, तो कंडेंसेट सिस्टम में क्या होता है, कंडेंसेट सिस्टम में आपका एक तो मतलब कंडेंसर आ जाता है, ये ऐसा कुछ आपका कंडेंसर होता है, उसके नीचे आपका एक हॉट वेल लगा रहता है। ठीक ना, ठीक, और यहाँ पे आपकी दो सीपी रहती है। ठीक, ये आपका डिस्चार्ज वाल्व रहेगा, यहाँ पे आपका सक्शन वाल्व रहता है। ठीक, तो कंडेंसर सिस्टम क्या था, आपका कंडेंसर रहता है, हॉट वेल रहता है और सीपी रहती है। ठीक, तो क्या होता है कि जब हमारा टरबाइन में वर्कआउट करने के बाद जो स्टीम बचती है, ठीक ना, जो मतलब स्टीम बचती है वर्कआउट करने के बाद लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की, वो कहाँ आती है, कंडेंसर में आती है। ठीक ना, कंडेंसर में आके क्या होता है, कंडेंसर में आके जो हमारी लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की स्टीम होती है वो कंडेंस होके हॉट वेल में कलेक्ट होती है। ठीक, और हॉट वेल से फिर सीपी से सक्शन लेके वापस उसको हम डिलेटर में भेज देते हैं, वहाँ से फिर उसको हम रीयूज कर लेते हैं। ठीक ना, तो ये तो एक बात कर ली हमने कंडेंसेट सिस्टम के बारे में। ठीक, अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा ऑक्सिलरीज था हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैंड सीलिंग सिस्टम। ठीक, तो ग्लैंड सीलिंग सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये मान लीजिए कि हमारी टरबाइन है। ओके, तो टरबाइन क्या होता है, टरबाइन का जो केसिंग होता है, टरबाइन का केसिंग और शाफ्ट के बीच में ना थोड़ा सा क्लियरेंस देते हैं। ठीक, क्लियरेंस इसलिए देते हैं हम क्योंकि अगर मान लीजिए क्लियरेंस नहीं देंगे तो क्या है कि शाफ्ट को तो घूमना है, अगर पूरा फिक्स कर देंगे तो वो क्या होगा, आपकी केसिंग में टच करेगा। ठीक ना, तो फ्रिक्शन होगा। दैट्स वाई क्या करते हैं हम कि आपका मतलब शाफ्ट और जो केसिंग के बीच में क्लियरेंस देते हैं। ठीक, उस क्लियरेंस से क्या होगा कि मान लीजिए हम ग्लैंड सीलिंग नहीं करते हैं। ठीक, तो क्या होगा कि जैसे आपने स्टीम सप्लाई किया, ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, आपकी जो हाई प्रेशर की स्टीम है, तो जो ये क्लियरेंस है यहाँ से बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो टरबाइन केसिंग के अंदर इंग्रेस करेगा। ठीक ना, तो इसी को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारी शाफ्ट होती है, टरबाइन की शाफ्ट होती है, इसमें लेब्रिंथ
सील रहता है, ठीक ना। यहाँ पे आपका अगर आप देखेंगे कभी साफ तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लेब्रिन सील रहता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लो प्रेशर स्टीम देते हैं, ठीक ना। लो प्रेशर की स्टीम देते हैं, ठीक। लो प्रेशर की स्टीम से क्या होता है, वो जैसे कि इस साइड में हमने दिया लो प्रेशर की स्टीम, तो वो धीरे धीरे मतलब कंडेंस होते होते इधर तक ट्रैवल करती है और क्या करती है, हमारे जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको इंग्रेस करने से रोकती है, ठीक ना। और यहाँ से फिर ये कहाँ चला जाता है, ग्लैंड स्टीम, यहाँ से मतलब जो इसका वो होता है वो चला जाता है ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में, जीएससी में, ठीक ना। ग्लैंड स्टीम कंडेंसर, ओके। और ग्लैंड स्टीम कंडेंसर से वापस इसको हम रीयूज कर लेते हैं, ओके। तो मेन पर्पस ग्लैंड सीलिंग का यही होता है कि हमारा जो हाई प्रेशर की स्टीम है वो केसिंग से बाहर ना निकल पाए और जो एयर है हमारा एटमॉस्फेरिक एयर वो अंदर केसिंग में इंग्रेस ना कर पाए, ठीक है। तो जब भी हम अपना मतलब टरबाइन को रोल करते हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें ग्लैंड सीलिंग करना पड़ता है, उसके बाद ही हम वैक्यूम पुल करते हैं। अगर मान लीजिए आप ग्लैंड सीलिंग नहीं करेंगे, वैक्यूम पुल करेंगे, मान लीजिए आपका ये नीचे कंडेंसर है, ठीक ना। तो यहाँ पे मान लीजिए इजेक्टर या फिर वैक्यूम पंप जो भी है उससे आप वैक्यूम पुल कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप इधर से तो मतलब वैक्यूम पुल करोगे, नॉन कंडेंसेबल गैस निकालोगे, बट क्या होगा, ये यहाँ से एयर इंग्रेस करेगा, ठीक ना। तो आप वैक्यूम पुल करोगे बट वैक्यूम बिल्डअप नहीं होगा आपका, ओके। तो इसलिए हम ग्लैंड सीलिंग करते हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारे पास ऑक्सिलरी, उसके बारे में। नेक्स्ट था हमारे पास इजेक्टर एंड वैक्यूम सिस्टम, इजेक्टर एंड वैक्यूम सिस्टम, ओके। तो इजेक्टर एंड वैक्यूम सिस्टम क्या होता है कि जो हम कंडेंसर में वैक्यूम क्रिएट करते हैं ना, कंडेंसर में जो हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें, इजेक्टर या फिर वैक्यूम पंप, ठीक ना। क्या होता है, इजेक्टर या वैक्यूम पंप, ठीक। इजेक्टर या वैक्यूम पंप, ठीक। कई जगह आप छोटे प्लांट में देखेंगे तो वहाँ पे इजेक्टर यूज होता है, इजेक्टर और कई बड़े प्लांटों में आपका वैक्यूम पंप यूज होता है। तो इसका जनरली यूज वैक्यूम क्रिएट करने के लिए होता है कंडेंसर के अंदर। तो फर्स्ट टाइम जब हम मतलब टरबाइन रोल करते हैं उस टाइम पे हम हॉगर को यूज करते हैं, हॉगर, ठीक। हॉगर यूज करते हैं फर्स्ट टाइम में, और जैसे ही आपका टरबाइन रोल हो गया तो उसके बाद हम धीरे धीरे हॉगर को कट करके इजेक्टर सर्विस में ले लेते हैं, ठीक। बट इन केस ऑफ वैक्यूम पंप, अगर आप बड़े प्लांट में जाते हैं तो वहाँ पे सीधे वैक्यूम पंप होता है, वहाँ पे कुछ दूसरा फंडा नहीं होता, वैक्यूम पंप चलाइए और वो आपका वैक्यूम क्रिएट कर देगा, ठीक है। जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेज होगी वो आपको कंडेंसर से वो रिमूव कर देगा, ओके। तो ये था हमारा इजेक्टर एंड वैक्यूम सिस्टम का वैक्यूम सिस्टम ऑक्सिलरीज। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है कूलिंग वाटर सिस्टम, कूलिंग वाटर सिस्टम, ठीक। तो कूलिंग वाटर सिस्टम का यूज कहाँ होता है, जो भी हम, जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारी स्टीम है, ठीक। तो स्टीम क्या होता है, जैसे इधर देखिए मैं बनाता हूँ, मान लीजिए ये टरबाइन है, ठीक। तो ठीक, ये आपकी टरबाइन है, ओके। और ये आपका कंडेंसर है, ये आपका हॉट वेल, और देन ये आपका सीपी है, ठीक ना। ये आपका सीपी है, सीपी है, ये कंडेंसर है, ठीक। तो क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे टरबाइन में स्टीम दिया, टरबाइन में वर्कआउट हुआ, ठीक ना, स्टीम का। और जो जैसे मैंने बताया कि जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की स्टीम है वो कहाँ जाती है, आपकी कंडेंसर में, ठीक ना। तो कंडेंसर में उसको कूल करने के लिए, जो हमारी स्टीम है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर की, उसको कूल डाउन करने के लिए, उसको पूरा कंडेंस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कूलिंग वाटर देना पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ से कूलिंग वाटर जाता है, यहाँ से कूलिंग वाटर इनलेट, कूलिंग वाटर आउटलेट, ठीक। तो ये कहाँ से आता है, हमारा कूलिंग टावर से आता है, ठीक। क्या होता है कि जो भी हम आपका लो प्रेशर लो टेम्परेचर की स्टीम है वो कहाँ, कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर में उसको कूल डाउन करने के लिए, फुल्ली कंडेंस करने के लिए क्या होता है, हमें कूलिंग वाटर देना पड़ता है। तो ये कूलिंग वाटर कहाँ से आता है, कूलिंग टावर से। तो ये क्या होता है
कि कूलिंग वाटर सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि पहले तो फर्स्ट टाइम ये आया आपका कूलिंग वाटर इनलेट। यहाँ पे ये इसने जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की स्टीम थी उसको कंडेंस किया। कंडेंस करने के बाद ये वापस गर्म हो गया, ठीक ना, इसमें कुछ एनर्जी आ गई, हीट हो गया। तो इस वाटर को वापस रीयूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसको ठंडा करना पड़ता है। अगर आप ठंडा नहीं करेंगे, कूल डाउन नहीं करेंगे, तो वापस ये आपकी कंडेंसर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक ना। वो जो आपकी लो प्रेशर लो टेम्परेचर की स्टीम है उसको ये जो वाटर दे रहे हैं आप, वो उसको कंडेंस नहीं कर पाएगा, ठीक। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें कूलिंग टावर होता है। कूलिंग टावर में क्या करते हैं हम, ये जो यहाँ से आपका कंडेंसर वाला आउटलेट वाटर है, इसको हम कूलिंग टावर में भेजते हैं। वहाँ पे ये जो कूलिंग वाटर ये CW आउटलेट वाला है, ये कूलिंग टावर जाता है, वहाँ कूल होता है, वहाँ से कूल होके वापस ये आता है कंडेंसर में, ठीक ना। और यहाँ पे फिर वापस ये स्टीम को कंडेंस करके वापस चला जाता है, फिर वो कूल होके उधर से वापस आता है। ओके, तो ये तो है कूलिंग वाटर सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट था हमारे पास ऑयल सिस्टम। ओके, टरबाइन ऑयल सिस्टम, ऑयल सिस्टम। तो ऑयल सिस्टम है, ऑयल सिस्टम को हम टरबाइन का क्या बोलते हैं, लाइफ ब्लड भी बोलते हैं। ओके, तो ठीक, जैसे क्या ऑयल सिस्टम को क्या बोलते हैं, लाइफ ब्लड ऑफ टरबाइन। ओके, जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए आपको ब्लड बहुत जरूरी है, वैसे ऑयल सिस्टम जो हमारा टरबाइन के लिए ऑयल सिस्टम भी वैसे ही उसका ब्लड है। ओके, ऑयल सिस्टम का मेन काम होता है आपका बेयरिंग कूलिंग होता है, ठीक, और गवर्निंग कंट्रोल, ठीक। बेयरिंग कूलिंग के लिए होता है, गवर्निंग कंट्रोल के लिए होता है, एंड बेयरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए भी होता है, ठीक ना। लुब्रिकेट बेयरिंग, ओके, किस लिए होता है, बेयरिंग कूलिंग के लिए होता है, लुब्रिकेट बेयरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए, एंड गवर्निंग या फिर कंट्रोल स्पीड ऑफ टरबाइन मतलब गवर्निंग वॉल्व से कंट्रोल करते हैं। ओके, तो जो हमारा ऑयल सिस्टम होता है, ऑयल सिस्टम में जो हमारे इक्विपमेंट लगे होते हैं उसमें होता है आपका ऑयल टैंक होता है, मेन ऑयल पंप होता है, इमरजेंसी ऑयल पंप होता है, ऑक्सिलरी ऑयल पंप होता है, ठीक, ओवरहेड टैंक होता है, ठीक, और ऑयल फिल्टर होता है, एंड ऑयल सेंट्रीफ्यूज, ठीक। इतने इक्विपमेंट होते। तो जो ऑयल टैंक होता है, ऑयल टैंक में हमारा ऑयल स्टोर होता है वहाँ से आपका MOP या EOP या AOP के थ्रू हम ऑयल बेयरिंग में या फिर मतलब आपका गवर्निंग के लिए सप्लाई करते हैं, ठीक ना। जो हमारा AOP है, ऑक्सिलरी ऑयल पंप, सबसे स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, फिर जैसे आपका टरबाइन सर्विस में आ गया उसके बाद हम मेन ऑयल पंप को सर्विस में ले लेते हैं, ठीक। और जो हमारा EOP होता है, इमरजेंसी ऑयल पंप का यूज़ तब करते हैं जब इनकेस आपका पावर फेलियर हो गया, ठीक ना। उस टाइम पे हम इसको EOP या फिर DC पंप भी बोलते हैं। तो ये DC सप्लाई से चलता है, तो ये आपका EOP होता है, ठीक है, इमरजेंसी ऑयल पंप। ओके, जो ओवरहेड टैंक होता है, ओवरहेड टैंक का यूज़ तब करते हैं, तब होता है जब मान लीजिए आपका पूरी सप्लाई फेल होगी, ब्लैकआउट हो गया और आपका DC पावर भी नहीं है, ठीक ना। तो ओवरहेड टैंक आपका टरबाइन के ऊपर फ्लोर पे मतलब टरबाइन के ऊपर रखा होता है और बाई ग्रेविटी ये बेयरिंग को ऑयल सप्लाई करता है। ओके, तो इससे मैक्सिमम आप 30 से 40 मिनट्स तक आप मतलब टरबाइन को सेव कर सकते हैं, ठीक ना। ऑयल फिल्टर तो पता ही आपको, ऑयल फिल्टर मतलब फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, आपका सिस्टम में लगा होता है। जैसे आपका फिल्टर चोक हुआ तो आपकी फिल्टर की DP बढ़ेगी, उस टाइम पे आपको फिल्टर को चेंज करना, ठीक। ऑयल सेंट्रीफ्यूज, जो भी कंटेमिनेटेंट्स पार्टिकल्स हैं आपके ऑयल में उनको रिमूव करने के लिए, या फिर मान लीजिए कुछ मॉइस्चर आ गया आपके ऑयल में उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये तो बात की हमने आज टरबाइन ऑक्सिलरीज के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर